नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के फैसले की। जी हां, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री का बयान सामने आ चुका है। आज तमाम तरह की घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा कर दी गई हैं। छोटे उद्योग को मिलेगा 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी वाला लोन। ये भी आपको बता दें कि 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत भी दे दी गई है। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की नकदी भी दी जाएगी। इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जो तारीख थी उसको घटाकर ये कहा जा रहा था कि घटाया जाएगा। हालांकि इस तरह की तमाम तरह के संशय थे, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। ये तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं वित्त मंत्री के द्वारा। ये भी आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री ने इसको लेकर घोषणाएं की थी और ऐसे में वित्त मंत्री ने आज ब्यौरा जनता के सामने रख दिया है। जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, छोटे उद्योगों को मिलेगा 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन। ये भी आपको बता दें कि 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत दी गई है। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की नकदी दी जाएगी। इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख जो है उसे 30 नवंबर कर दिया गया है। तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं जिस तरह के पैकेज की घोषणा की गई है। ये भी आपको बता दें कि एमएसएमई सेक्टर की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 11 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं और ऐसे में तकरीबन 1.5 घंटे का यहाँ पर आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, जहां पर वित्त मंत्री पहुंची और तमाम तरह की घोषणाएं करती हुई वो नजर आई। जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर की ही अगर बात की जाए तो काफ़ी लोगों का रोजगार यहां से जुड़ा हुआ है। तकरीबन 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं और ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इस राहत से बात बन पाएगी। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं यशवीर त्यागी जी, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। यश जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह का बूस्टर देने की कोशिश की है वित्त मंत्रालय के द्वारा कि एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा लोन दिया जाए, क्या इससे बात बन पाएगी जिस तरह के हालात हैं देश में फिलहाल? नहीं, देखिए, इससे कुछ राहत तो अवश्य मिलेगी जी। और हमें ये देखना है कि असल में जो एमएसएमई सेक्टर है उसको केवल धन की आवश्यकता नहीं है। जब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा, कहीं श्रमिक की समस्या है, कहीं उसके सामने ट्रांसपोर्ट की समस्या आएगी, तो राहत पैकेज तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी शुरुआत करनी चाहिए। उसकी ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, श्रमिकों की समस्या है, उनकी बिक्री की समस्या है। तो केवल धन की व्यवस्था करना एक आवश्यक शर्त है, लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, एमएसएमई सेक्टर की उन्होंने निवेश सीमा बढ़ा दी है। अब उनकी परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया है, तो इससे कहीं ये भी एक खतरा उत्पन्न होता है कि जो बहुत छोटी इकाइयां हैं कहीं वो पीछे न छूट जाएं, जो अब बड़े आकार के कारण, क्योंकि उनके पास अधिक संसाधन होते हैं, उन्हीं को बैंक ऋण दें, क्योंकि दिखाई तो यही देगा हमने एमएसएमई को ऋण दिया है। तो जो पहले से छोटी इकाइयां हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन त्यागी जी, एमएसएमई को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए सरकार की तरफ से और जिस तरह की रियायत दी गई है, क्या आप नहीं मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को इससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी? श्रमिकों का मुद्दा है, आपने सही कहा, उसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी ना। जिस तरह के हालात हैं उसमें अचानक से दौड़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उठकर खड़े हो जाएं और चलना शुरू करें तो ये भी काफी बड़ी बात है। ये जो धन की व्यवस्था सरकार ने की है, उनको बिना किसी उसके कोलेट्रल के लोन की व्यवस्था हो गई है, तो निश्चय ही उनको अपना काम करने में आसानी होगी। और उम्मीद करते हैं सरकार आगे भी इस सेक्टर का ध्यान रखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ है जिससे बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिलता है,
निर्यात भी करते हैं। तो अगर ये हमारी एमएसएमई इकाइयां उठ के खड़ी हो गई तो निश्चय हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह अच्छा, नहीं। एमएसएमई और को लेकर जिस तरह से डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज की गई हैं, क्या उससे भी राहत मिल पाएगी? क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसमें तकरीबन 11 करोड़ लोग काम करते हैं। ऐसे में अगर उसे थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाता है तो लोगों को भी सहायता मिलेगी, अर्थव्यवस्था को भी सहायता मिलेगी और केंद्र सरकार को भी सहायता मिलेगी। हाँ, नहीं देखिए, इसमें जो समस्या आती थी, एक सीमा लगी हुई थी। जी। तो एमएसएमई ये सोचते थे कि अगर हम सीमा के पार हम अपना निवेश बढ़ाएंगे या अपना टर्नओवर बढ़ाएंगे तो हमें जो एमएसएमई के नाम पर सुविधाएं मिलती थी उससे वंचित रह जाते थे। तो बहुत से एमएसएमई कृत्रिम रूप से अपना आकार और निवेश नहीं बढ़ाते थे। जी। तो अब उनके सामने ये दुविधा नहीं रहेगी, तो इससे एमएसएमई सेक्टर को अपना विस्तार करने में मदद मिलेगी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्षम रूप से प्रतियोगिता कर सकते हैं। उनका जब आकार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, तो उससे उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। तो क्योंकि वो अब उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि अगर हमारा निवेश का आकार बढ़ता है तो हमें सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। जी। अब वो 100 करोड़ तक उनकी सीमा हो गई है। तो उससे जो है जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, माइक्रो की भी सीमा 1 करोड़ कर दी गई है और लघु की 50 करोड़ कर दी गई है। तो निश्चय ही उनको अपना आकार बढ़ाने में और अधिक सक्षम होने में सहायता मिलेगी। जी हाँ, वाकई में सहायता जरूर मिलने जा रही है, लेकिन तमाम ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। ये सही है, जिस तरह का बूस्टर दिया जा रहा है उससे सहायता जरूर मिलने जा रही है, लेकिन बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता फिलहाल बनी हुई है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। संदीप द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह का बूस्टर देने की कोशिश की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा अर्थव्यवस्था को, काफी है क्या ये? देखिए जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कनेक्शन जो है वो दोबारा से जोड़ा जाए। और इस बीच अपने तमाम दर्शकों के लिए जानकारी हम पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार का पैकेज दिया गया है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया है। उसके अलावा तमाम तरह की रियायत देने की कोशिश की गई है और रियायतों के अंतर्गत लोगों को सहायता मिल पाएगी, लोगों को राहत मिल पाएगी, यही बात लगातार कही जा रही है। आज तकरीबन 1.5 घंटे तक मीडिया के सामने रही वित्त मंत्री और ऐसे में तमाम सवालों के जवाब भी देती हुई वो नजर आई। ये भी आपको बता दें कि इस बीच जो बात कही जा रही है वो ये है कि अर्थव्यवस्था को उठाना, उसे चलाना, उसे दौड़ाना सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल देखने को मिल रही है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं संदीप जी का। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह का बूस्टर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, काफी है क्या ये? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जितना भी जो कंपनीज में खासतौर से एक भय का माहौल था कि कैसे वो इस लॉकडाउन से उबरेंगे, क्योंकि काफी बड़े तौर पे छोटी कंपनियों को सबसे ज्यादा इससे फर्क पड़ा है, क्योंकि उनके पास एक तो वैसे ही बहुत कम गैप होता है और उसके बाद उन्हें जो ऑलरेडी रनिंग कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। साथ ही सरकार ने प्रयास ये किया है कि जो लोअर तबका जहाँ पे ज्यादा करता है, जो 15,000 उससे कम के एम्प्लॉय ज्यादा रहे, लेबर क्लास जहाँ ज्यादा होती है, उन कंपनियों को कहीं ना कहीं जो लेबर थी उसको लेके एक भय का माहौल ना रहे, इसलिए इस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं और उनको उनके लोड को कम करने का प्रयास किया गया है। थोड़ी सी बात हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वित्त मंत्री ने यहाँ पर लोन की बात की है, बिना गारंटी वाला लोन दिया जाएगा, ये बात कही गई है। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा संशय ये बना रहता है बैंकों के अंदर कि लोन अगर हम दे देते हैं तो ऐसे में वो लोन वापस आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, ये सबसे बड़ा संशय होता है। ऐसे में बैंकों को आप समझाएंगे कैसे कि इस सेक्टर को आप लोन दीजिए और उसकी वापसी की जब बात होगी तो इसको लेकर भी तो कन्विंस करना पड़ेगा ना बैंक्स को? नहीं, देखिए, उसको लेकर भी डिटेल में सरकार जो भी गाइडलाइंस है उनको जारी करेगी। हालांकि कुछ सरकार ये भी कहा है कि कुछ केसेस में सरकार खुद गारंटर बनेगी छोटे लोन के लिए, इससे बैंकों में भय का माहौल नहीं रहेगा। बाकी चीजों में सरकार का प्रयास है कि जो बैंक हैं वो 10 से ज्यादा लोन दें और नए वेंचर्स और जो एमएसएमई है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो डेफिनेशन चेंज की गई है एमएसएमई की, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बदलाव की आवश्यकता थी?
देखिए, बदलाव की आवश्यकता महसूस होने के बाद ही कोई बदलाव किया जाता है और सरकार का एक सराहनीय प्रयास है कि जितने भी बदलाव हैं वो एक नए भारत की तस्वीर लिखने जा रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा विश्व इस बीमारी से प्रभावित हुआ है, कहीं ना कहीं भारत के लिए जिस रणनीतिक तौर पे हमने इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया है, तो एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एक अच्छा प्रोडक्शन हब बन के पूरे विश्व के लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैच करवाएं। चलिए, वाकई में तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल बना हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से। संदीप जी, जो विपक्ष है वो भी लगातार ये सवाल कर रहा है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि आम जनता को कैश पहुंचाना चाहिए, उनके हाथ में पैसा होना चाहिए और तभी अर्थव्यवस्था को सहायता मिल पाएगी। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष हमेशा फ्रीबीज के मूड में ही रहता है कि बस लोगों को खैरात बांट दो और उनकी मजबूरियों का फायदा उठा लो। जबकि आपको एक दूसरे सिनारियो में देखना पड़ेगा कि आपको आर्थिक मजबूती देने के लिए इस देश के लोगों को फ्रीबीज नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले और मेहनत करके सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं। और सरकार का प्रयास भी यही है कि एमएससी और एमएसएमई और छोटे जो उद्योग हैं या जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो। इसीलिए चाहे जो डिफेंस कंपनियां हैं उनकी कैंटीन में स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ ग्लोबल टेंडरिंग को भी इसीलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया जिससे कि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, हर व्यक्ति के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगे और वो खुद इकोनॉमिकल स्ट्रांग होगा। संदीप जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। उमा शंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी, सरकार के द्वारा जो ये पैकेज दिया गया है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जो कोशिश की गई है और जिस तरह से आम जनता को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे इसको लेकर। देखिए, पहली बात तो आम जनता तो इसमें कहीं है ही नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर जितने खाते खोले गए थे जी, जो 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनकी नौकरियां छिनी हैं, उनके लिए भी इस पैकेज में कुछ भी नहीं था। वो लाखों करोड़ों मजदूरों को जो हमने सड़कों पे चलकर पैरों में छाले लिए हुए अपने घरों तक पहुंचते हुए देखा है, उनके लिए भी इस पैकेज में कुछ भी नहीं है। तो ये कहना कि ये आम जनता का पैकेज है, ये सरासर गलत है। एक बात। दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये राहत पैकेज है, लेकिन राहत पैकेज के बजाय ये लोन पैकेज साबित हुआ है। जिन लोगों ने इसको समझा और तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी यही कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोन पैकेज है। लेकिन उमा शंकर जी, लोन पैकेज की बात आप कर रहे हैं तो समय सीमा भी तो तय कर दी गई है ना। लोन आपको कल तो नहीं लौटाना, परसों तो नहीं लौटाना। फिलहाल के जो हालात हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इतने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, फिलहाल किस तरह के हालात हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि एमएसएमई सेक्टर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 11 करोड़ लोग काम करते हैं उसमें, और अगर एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाएगा, आप नहीं मानते कि इससे लोगों की सहायता होगी? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आप समझिए सरकार की जो पॉलिसी है वो किस तरह की है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। अगर रोड एक्सीडेंट में कोई घायल हुआ है, उसकी जान कोई आफत आई हुई है, तो आप सबसे पहले उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके उसकी सर्जरी का ऑप्शन चुनेंगे, या आप उसको कहेंगे कि आप यहाँ बैठो, मैं तपस्या करके भगवान से अमृत मांगता हूँ। मोदी सरकार की जो घोषणा है वो तपस्या करके अमृत मांगने जैसा है। एमएसएमई सेक्टर जो पहले से ही 10,56 करोड़ रुपए का ऋण ले चुका है और बीमार सेक्टर है, उसको अब आप उसमें जान फूंक कर उसको चलाएंगे, तब गांव से मजदूर लौट कर आएंगे, वो नौकरी करेंगे, तब उनको वेतन मिलेगा, तब उनका जीवन यापन शुरू होगा। चलिए, बिल्कुल। उमा शंकर जी, आपका जो सवाल है इसका जवाब हम संदीप जी से ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप जी, इन्होंने कहा है कि दूर की कौड़ी है जिस तरह का पैकेज दिया गया है। देखिए, मैं फिर वही से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा राजनीति ये रही है कि जो आम गरीब आदमी है उसकी मजबूरियों का कैसे फायदा उठाया जाए। आप पहले उनको छोटे छोटे लोन दो, इसके बाद जब वो लोन चुका ना पाए तो उनकी माफी के नाम पे उनसे वोट ले लो। आप मनरेगा नाम की स्कीम चलाओ और उसमें आम आदमी तक 10 रुपए पहुंचे, बाकी 90 रुपए बीच में आप खा जाओ। खैरात कुछ बांट दो और आम व्यक्ति को मजबूरियों का फायदा उठाए।
तुष्टीकरण की रात में राजनीति के लिए आप मदरसों को बढ़ावा दो, जिससे कि मुस्लिम पढ़ ना पाए और इनका जिंदगी भर गुलाम बन के इनका वोट बैंक बने रहे। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पहले आम व्यक्ति को मजबूर करते हैं और फिर उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने की बात करते हैं। आज जितने भी मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के वेंचर्स को सरकार ने समर्थन दिया है, उसका सीधा सा एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी और जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली मजबूत बनेगा। आप अभी तक क्यों विदेशी जो चीजें थी उन्हें क्यों नहीं रोक पाई? सरकार ने कहीं ना कहीं प्रयास किया, आज कड़े डिसीजन लिए, चाहे वो ग्लोबलाइज टेंडरिंग को लिमिटेड करना हो या जो डिफेंस की कैंटीन हैं उनमें इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना हो, खादी को प्रमोट करना हो। और आज कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज इस देश के नागरिक को मालिक बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ना कि आप उनको विदेशी कंपनियों में नौकर बन के पूरी जिंदगी उनके शोषण के लिए छोड़ दो। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक वही प्रयास किया है कि इस देश का आम नागरिक मालिक बने, सम्मान से अपने जीवन को जिए और वो खुद कमाए और सरकार देश को भी मजबूत बनाए, न कि कहीं ना कहीं देश के ऊपर उसको एक लायबिलिटी बनाने के लिए आप मजबूर कर दो। जी, उमाशंकर जी क्या कहेंगे? आम आदमी को कहीं ना कहीं स्वरोजगार के माध्यम से, अन्य माध्यम से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो नौकरियों को लेकर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो जाए, अपना कुछ काम शुरू कर ले या अपने तरीके से अपने जीवन का यापन कर पाए। इसमें परेशानी क्या है? आपको ये लगता है कि क्या आम जनता को कोई अपना नया रोजगार शुरू करने का इसमें कोई प्राविधान दिया गया है, इसमें कोई राहत दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं एक बात और साथी को स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार ने इसमें अपने मद से एक भी पैसा नहीं दिया है। तमाम सारी जो बातें प्रधानमंत्री जी की वित्त मंत्री ने कही हैं, उनको खुद भी नहीं पता था कि वो बोल क्या रही हैं। इसीलिए जब उनसे ये पूछा गया कि एमएसएमई जो पहले से ही बीमार है, जो पहले ही 10.56 लाख करोड़ के लोन में दबा हुआ है और आप उसके लिए लोन को राहत पैकेज कह रहे हैं, क्या वो लोन लेने के लिए आपके दरवाजे पर आएगा? तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि एमएसएमई पहले से ही लोन नहीं ले रहा है, बैंक लोन देने को तैयार है, लेकिन उद्योग धंधे वाले लोन लेने आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार स्वयं में इतनी कंफ्यूज है। नहीं, उमाशंकर जी फैक्ट की बात करेंगे। उमाशंकर जी फैक्ट की बात करेंगे। वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो लोन सैंक्शन है वो फिलहाल लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि थोड़ा सा समय सही आएगा तो इस लोन को हम लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोन बिल्कुल ही लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, वो पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। अगर आपने बात सुनी हो वित्त मंत्री की तो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आप मेरी बात को समझिए जी। सबसे ज्यादा आफत आज किसके ऊपर आई हुई है? सबसे ज्यादा आफत आई हुई है वो 12 करोड़ लोग जिनकी नौकरियां छूट गई, वो करीब 15 करोड़ लोग जो रेड़ी लगाते थे, जो ठेले लगाते थे, जो सब्जी और पूरी की दुकान चलाते थे, जो पान बीड़ी सिगरेट की गिनतियां चलाते थे, जो सब्जी के ठेले लगाते थे, उनके लिए इस पैकेज में क्या है ये मुझे साथी बता दे। एक भी बात अगर इसमें हो तो आप बताइए। अच्छा ये बताइए, ये बताइए। ये देखिए, बिल्कुल वैसे ये जो मैंने कहा, उदाहरण देकर मैंने कहा कि मुर्गी होगी, अंडे देगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उससे बच्चे चूजे निकलेंगे और फिर हम ये अरबपति हो जाएंगे। ये जो सपना माननीय मोदी जी और उनकी वित्त मंत्री इस देश को दिखा रही हैं, देश इतना नासमझ नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, टीडीएस में जो 25% की कटौती की गई है, छीने हुए निवाले को भी समझ रहा है और अपने चूल्हे की बुझी हुई आग को भी वो समझ रहा है और जनता इसको देख रही और मोदी जी और योगी जी को जवाब देगी। जिस संकट के समय आज योगी और मोदी जी ने इन मजदूरों को छोड़ा है,
जी। इन मजदूरों की आह इस सरकार को लगे बगैर रहेगी नहीं। चलिए उमा शंकर जी, संदीप जी क्या कहेंगे? आहा लगने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं उमा शंकर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का पैकेज दिया गया है उसको लेकर कई अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये जो छूट दी गई है कि टीडीएस में 25% की कटौती की गई है, इसके पीछे की मंशा क्या थी या इससे किस तरह की राहत मिलेगी? देखिए, इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं ना कहीं जो कैश है वो जो जितने भी सर्विस देने वाले लोग हैं जी। उनके हाथ पे ज्यादा आएगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ी आर्थिक व्यवधानों को उन्होंने झेला है, और पिछले 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं जिस तरीके से सब कुछ बंद पड़ा है, जी। तो इस पर कहीं ना कहीं बड़े तौर पर उन्हें राहत मिलेगी। दूसरा, देखिए, सरकार यहाँ पे बेसिक सरकार का कॉन्सेप्ट ये है कि वो चाहे एमएसएमई को सपोर्ट करना हो या एक आम आदमी को सपोर्ट करना हो, जी। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने, और इंडिया में एक प्रोडक्शन हब की तरह तैयार हो, और उसी की तरफ सरकार प्रयास कर रही है। अभी एक छोटा सा प्रयास किया गया है, इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे अभी काफी चीजें ऐसी निकल के आएंगी। जी। अगर सरकार को लगेगा कि किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करना है तो उन चीजों पर भी सरकार विचार चलिए, कर रही वाकई है। में संदीप जी, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उमा शंकर पांडे जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद थे। दोनों के अपने अपने दावे और वायदे हैं। दोनों पार्टियों का ये कहना है कि लगातार वो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार है, वित्त मंत्रालय है जिनके द्वारा पैकेज की घोषणा कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात करें या तृणमूल कांग्रेस की बात करें, तो केंद्र सरकार के ऊपर, वित्त मंत्रालय के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आई। जी हां, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हर बार की तरह बंगाल के हाथ खाली हैं, ये भी उनका कहना था। राज्य की अनदेखी की गई है, ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए ममता बनर्जी के द्वारा। ये भी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के पीसी के बाद तुरंत ममता बनर्जी ने भी पीसी की, जनता के सामने वो आई और लगातार केंद्र सरकार के ऊपर, वित्त मंत्रालय के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमलावर होती हुई वो नजर आई। ये भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक से कुछ हासिल नहीं हो पाया, हर बार की तरह बंगाल के हाथ खाली रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि राज्य की अनदेखी की गई है। इस तरह के तमाम आरोप ममता बनर्जी के द्वारा केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी शांतनु बैनर्जी। शांतनु, वाकई में काफी हमलावर नजर आई आज मुख्यमंत्री। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे जो हमने आज जो देखा है, मुख्यमंत्री खुद केंद्र सरकार का ऊपर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पूरा बम फेंकिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कई दिन से बोल रहे हैं कि केंद्रीय सरकार की ओर से कोई मदद नहीं करता है पश्चिम बंगाल तथा कई राज्यों को। लेकिन आज उन्होंने जो मौका दिया है, तो मौका मिलते पूरा एकदम बम फेंका है। क्योंकि हम लोग देखा है, जब ममता बनर्जी सिर्फ यही बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार का जो 20 लाख रुपया, 20 लाख करोड़ रुपया का जो बजट किया, ये एक्चुअली सरासर झूठा है। ये केंद्र को जो पैकेज है वो फेक है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का जो मेन इशू लेकर ये जो पैकेज है, सबसे बड़ी बात है इस पैकेज के अगर आप देखेंगे तो मतलब स्वास्थ्य का ऊपर कोई मतलब घोषणा नहीं की पैकेज का। और सबसे और भी एक बात जो उन्होंने कहा, जो बाहर का जो मजदूर है, परियायी जो मजदूर है, मजदूर के लिए क्या पैकेज दिया है, क्योंकि मजदूर के पास अभी खाना पानी राशन के लिए कुछ पैसा भी नहीं है। वो जब गांव में आता है पूरा खाली पकड़ में आता है, लेकिन उसके लिए क्या मतलब पैकेज दिया। साथ साथ उन्होंने जो बोला, ये फेडरल स्ट्रक्चर को पूरा खत्म कर दी केंद्रीय सरकार करी, और लॉकडाउन का नाम पर सभी राज्यों को बंद करके अभी राजनीति शुरू कर रहे हैं केंद्रीय सरकार ने।
जी। अच्छा, ये भी मतलब बताइए शांतनु, आज किसानों का जिक्र किया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसानों का कर्ज माफ किया था, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को भी किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। तो किसानों के विषय में जिस तरह से अचानक बात की है ममता बनर्जी ने, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो तो है ही है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन मतलब लगातार चल रहा है, करीब 50 दिन हो गया है। जी। जो किसान मजदूर लोग अभी भी मतलब उसका जब खेती बाड़ी करने के लिए जाता है, मतलब सही दिशा पर नहीं जाता है। और ऊपर से अभी जो मतलब कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जितना जो बारिश होता है, बारिश की वजह से बहुत मतलब किसानों का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी किसानों के लिए भी कुछ भी मतलब राहत नहीं मिला। तो इसी को आप अगर कहे तो मतलब आज का जो मतलब निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट किया, ममता बनर्जी सीधा तौर से उसको बोला ये जरा सा फेक है। और जो 20 लाख करोड़ रुपया का जो बजट किया, सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 को लेकर जो किया है, तो कोविड-19 पर जो स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य को लेकर जो बंदा कम से कम बजट होना चाहिए था, ये नहीं किया। चलिए, वाकई में काफी हमलावर नजर आई ममता बनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया गया। वित्त मंत्री आज मीडिया के सामने आई, जिसके बाद ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम तरह के सवाल उठाती हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि गार्जियन की तरह होता है केंद्र सरकार, और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से राज्यों की सहायता होनी चाहिए। ये भी आपको बता दें, उनका ये कहना है कि किसानों को लेकर, श्रमिकों को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं वित्त मंत्रालय के द्वारा की जानी चाहिए थीं। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਨਰਮਲ, ਮੈਂ 81 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ।